जितना कश्मीर वैली इंडिया के पास आज है वो तुम लोगों को मार मार के ही हमने ली है, खाली करवाई है, और जो बची हुई है वो उसी तरीके से ले लेंगे। और उस समय इंडिया इतनी बड़ी मिलिट्री पावर भी नहीं था। अब आप सोचिए कि ये दुनिया का एक लौता मूर्खों का मुल्क है, मूर्खों का मुल्क, जो ये कहता है कि हम अपने ही मुल्क में न्यूक्लियर बम गिराएंगे। मेजर जनरल अकबर खान ने ये किताब लिखी है, पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने लिखा है कि जो हमने अफरीदी और वजीर, हमने जो ये पठान भेजे थे खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर में, इन्होंने कश्मीरी औरतों के बलात्कार किए, उनके जेवर लूटे, उनके घर लूटे। कहे कि यहाँ तक दरिंदगी की कि जिन औरतों के कान की बालियां वो नहीं दे रही थी, उनके कान काट के वो बालियां ले गए। ये पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल अकबर खान ने किताब लिखी है, पाकिस्तान फौज का जनरल है ये। और शाहिद अफरीदी कहता है कि मुझे फक्र है कि मेरा दादा जो है वो जिहाद करने 1948 में गया था। इनको अभी मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है किसकी। 150 आसिम मुनीर, वो आदमी जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, वो 150 आसिम मुनीर जो है ना, वो सुबह नाश्ते में खाता है, एक दो नहीं 150। योगी आदित्यनाथ नाम है उसका। अपने अल्लाह से दुआ करो कि कभी उससे सामना ना हो। शेर अब्दुल मरवत ने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो मैं तो लंदन चला जाऊंगा। उसने साफ कह दिया हिंदुस्तान के साथ जंग हुआ तो मैं तो लंदन चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर तो कहते हैं आप मोदी से अपील करेंगे कि मोदी को थोड़ा पीछे हटना चाहिए लड़ाई झगड़े से, इस जंग से। तो कहता है मोदी क्या मेरे खालू का बेटा है मैं बोलूंगा और वो मान जाएगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें। या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले 4-5 दिन से वीडियोज़ नहीं बनाए थे क्योंकि कोई ऐसी बात बताने को नहीं थी, मतलब जिसके लिए आपका समय वेस्ट किया जाता। बाकी आप मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे तो रोज़ दिन में 10 बार हमले हो रहे हैं और 10 बार वॉर शुरू हो रही है और फिर रुक भी जा रही है। लेकिन हमने कहा कि कुछ ऐसी डिटेल्स हो हमारे पास जिससे आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम आपको कोई काम की चीज़ बता सके। तो हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ खबरें हैं, उनके बारे में हम आपको अपडेट करना चाहते हैं। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से फिर एक बार सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। कितना सीरियस डिमोनेटाइजेशन चल रहा है आप देख रहे हैं। मैंने कल अभी 2 दिन पहले कम्युनिटी में भी डाला था, प्रदीप भंडारी के साथ जो हमने वीडियो किया था वो वीडियो तक डिमोनेटाइज कर दिया, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट हार्मलेस वीडियोज़ है वो। उसमें तो मैंने कोई TTP के अटैक की या BLA वालों के अटैक की कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं लगाई थी, बट वो टारगेटिंग चल रही है। सो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें। और आइए आज से वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने जो बैक चैनल टॉक्स हैं उनके थ्रू बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट की, JD वैंस को रिक्वेस्ट की, मार्को रूबियो को रिक्वेस्ट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है, पुतिन तक को रिक्वेस्ट की है। इन्होंने पुतिन से बोला है कि यार आप इंडिया के ऊपर दबाव बनाएं, आप इंडिया से कहें कि इंडिया रिस्ट्रेंट शो करे, आप मोदी से बात करें कि वो हमला ना करें। उनको डर इस बात का नहीं है कि इंडिया हमला कर देगा आतंकवादियों के ऊपर, जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के ऊपर। उनको पता है कि ये 100, 200, 500 जितने चाहे मार ले, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनका सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि यार हमारे ऊपर यानी पाक फ़ौज के ऊपर हमला ना करें, POK के अंदर हमला ना करें, POK के अंदर एरिया ऑक्यूपाई ना करें। ये उनका कंसर्न है, जिसके लिए उन्होंने ट्रंप से बात की। ट्रंप ने इंटरवीन करने से साफ मना कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रंप ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि मैं बिल्कुल मोदी से इस बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। अच्छा, उसके अपने मल्टीपल रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि यार डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि यार पिछली बार जब मैंने कोशिश की थी, उसने रिमाइंड भी कराया कि यार जब पिछली बार जब मैंने कोशिश की तो इन्होंने सीधा आर्टिकल 370 ही हटा दिया। आपको याद होगा इमरान खान लौट के आया था अमेरिका से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मीडिएशन की बात की थी कश्मीर के ऊपर, और इमरान खान की पूरी कैबिनेट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी उसको रिसीव करने के लिए। और इमरान खान ने वो एक तारीखी स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, इस तरीके से मेरा इस्तकबाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो वर्ल्ड कप क्या था? वो ये था कि भाई अमेरिका तैयार हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए। रिजल्ट क्या निकला? 1 हफ्ते के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35 पे उड़ा के रख दिया। जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान की उम्मीदें थी वो भी बुझा दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने याद दिलाया कि यार देखो पिछली बार तो ये हुआ था, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इस बार 2 चैलेंजेस है। एक,
तो कहीं पिछली बार वाली चीज़ रिपीट ना हो। दूसरा, यार मैं खुद टफ स्टैंड लेने की बात करता हूँ टेररिज्म के खिलाफ, मैं खुद इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर मेरी इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं मोदी को बोलूँगा कि यार आप आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई मत करो, या वो कंट्रीज़ जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रही हैं, जो उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई मत करो, तो फिर कल को जब मैं ईरान के खिलाफ जंग के लिए जाऊँगा, जब मैं ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने जाऊँगा, जब मैं हिजबुल्लाह को, हमास को, हुथियों को सपोर्ट करने के लिए जब मैं ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान करूँगा, तो फिर मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूँगा? क्योंकि यार फिर ये हिपोक्रेसी हो जाएगी ना कि यार डोनाल्ड ट्रंप एक जगह तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके खिलाफ जो है युद्ध करने को तैयार है खुद, और दूसरी जगह पे इंडिया से कहता है कि यार आप मत करो, कहता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसने ये दो रीजन से मना कर दिया साफ। अब पेंटागन के रिश्ते जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत पुराने हैं, बहुत डीप रिलेशंस भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज का नहीं है, वो लेट 70s अर्ली 80s से वो रिलेशन उनका चल रहा है। जब तालिबान बनाया जा रहा था, जब फॉर्मेशन ऑफ तालिबान शुरू हुआ था, तब से CIA और पेंटागन के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हैं। CIA बाद में पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा डिसग्रंटल्ड हो गई, लेकिन पेंटागन के रिलेशन उनके साथ हमेशा अच्छे रहे। तो पेंटागन की तरफ से थोड़ा प्रेशर आया कि सर प्लीज़ थोड़ा मतलब किसी लेवल पे तो आप इनके साथ खड़े हों, बिकॉज ये जनरल्स हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि यार आप हमको बोलते हैं, जहाँ बोलते हैं हम आपके लिए वो करते हैं, आप जो आतंकवादी बोलते हो हम उसको उठा के दे देते हैं, भले ही वो हमारा ही बनाया पाला क्यों ना हो, हमारे देश के अंदर ही क्यों ना हो, आप हमसे जो कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ज़रा सा भी आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वहाँ पहुँच के हाथ पैर जोड़े। तो फिर मार्को रूबियो को बोला गया कि यार आप एक फ़ोन कर दो। तो मार्को रूबियो ने, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पूरे इंसिडेंट में, आपने खबरें सुनी होंगी मार्को रूबियो ने इंडिया पाकिस्तान के लीडर से बात की, लेकिन किन से बात की? जो विदेश मंत्री है अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने जब पाकिस्तान में बात की तो पाकिस्तान में उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, लेकिन जब इंडिया में बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने मार्को रूबियो से बात नहीं की। उनकी इच्छा थी प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की, मोदी ने मना कर दिया कि नहीं मैं क्यों बात करूँ, अगर वो विदेश मंत्री है तो भारत के विदेश मंत्री से बात करें, मैं क्यों बात करूँगा। तो फिर उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से बात की। औकात का फ़र्क देख रहे हैं, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी औकात इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बराबर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बराबर शहबाज शरीफ की औकात नहीं है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट आपको बताता है दोनों मुल्कों का डिफरेंस क्या है। आपको लगता होगा यार ये तो एक छोटी सी बात, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचें तो आपको रियलाइज़ होगा कि अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस नहज पे हैं। मोदी को बात करनी होती है तो वो ट्रंप से बात करता है, ट्रंप को बात करनी होती है वो मोदी से बात करता है। ट्रंप और मोदी दोनों शहबाज शरीफ से बात नहीं करते, क्योंकि वो शहबाज को अपने लेवल का नहीं मानते। वो जानते हैं कि ये हवलदार है, ये हवलदार है जिसको इन्होंने ड्यूटी पे लगाया हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज में, हवलदार से बात क्यों करेंगे वो। तो कहते ठीक है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो, बात करनी है तो आप हमारे यहाँ पे, आप हमारा जो एम्बेसडर है आप उससे बात कर लो। तो मार्को रूबियो ने वहाँ शहबाज से बात की, यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर से बात की और कहा कि भाई आप रिस्ट्रेंट थोड़ा शो करें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड उसकी ना चला जाए। JD वैंस का जो उस उपराष्ट्रपति हैं उनका स्टेटमेंट आया, उनको फिर पेंटागन ने और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप, ट्रंप नहीं बोल रहे सर आप ही कुछ बोल दो। JD वैंस ने कहा भाई देखिए, इंडिया का हक है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इंडिया का ये अधिकार है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि भाई उनके बेगुनाह नागरिकों को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक लेवल से ऊपर न जाए, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, इसकी भी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। यानी उन्होंने क्या कहा, एक तरीके से उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को, पाकिस्तान को संदेश दिया कि भाई इंडिया को जितने आतंकवादी मारने हैं मार लेने दो अपने यहाँ, तुम चुपचाप बैठो। तो अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर वो आउट ऑफ द हैंड जाएगा। अच्छा, ये बड़ी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली डेली कोई ना कोई सीनियर फॉर्मर NSA, आपने देखा होगा कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में अभी वो जंजुआ जो उनके NSA थे, नासिर खान जंजुआ, रहील शरीफ के टाइम पे NSA थे, वो 2015 से मेरे ख्याल से 2018 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। नासिर खान जंजुआ आए कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, फिर अगले दिन किसी दूसरे जनरल को, कोर कमांडर को लाके बिठा दिया। वो सारे क्या बार बार बोल रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी हमारे, नासिर खान जंजुआ ने कहा कि भाई मैं जब NSA था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो मेरी कई बार मुलाकातें हुई अजीत डोवाल से, और अजीत डोवाल से मेरा जो रिश्ता था वो बड़ा इज़्ज़त का और एहतराम का रिश्ता था, और मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में या NSA के बारे में। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, ये हों वो हों।
मतलब जो डर और खौफ है ना वो बिल्कुल शक्ल पे दिख रहा था। उनको बुलाया गया था हाथ पांव जोड़ के कि सर आप आइए, कुछ मीडिएशन कीजिए, थोड़ा ठंडा कीजिए, बताइए कि इंडिया जो पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो एनएसएस हैं, वो कितनी इज्जत करते हैं मोदी जी की, कितनी इज्जत करते हैं अजीत डोभाल की। इस तरह का संदेश देने की कोशिश की। जब लोग नहीं माने, मार्को रूबियो और जेडी वैंस की भी स्टेटमेंट को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला और ट्रंप ने इंटरवेंशन से मना कर दिया, पुतिन ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया, तो क्या किया गया? फिर ले आए दूसरा फौजी कोर कमांडर पकड़ करके। वो कह रहा है जी ये हमारी तो ये है, हम तो ये कर देंगे, और पीओके में तो घुसने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, इस तरह की बातें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंडिया पीओके में घुस जाए। जितना कश्मीर वैली इंडिया के पास आज है वो तुम लोगों को मार मार के ही हमने ली है, खाली करवाई है, और जो बची हुई है वो उसी तरीके से ले लेंगे। और उस समय इंडिया इतनी बड़ी मिलिट्री पावर भी नहीं था। उस समय तो आप मतलब इंग्लैंड ने आपको पैदा किया था, अमेरिका की गोद में आप बैठे हुए थे। तो छोड़ दें वो बातें। आपके पास पैटर्न टैंक भी थे, सेबर फाइटर जेट्स भी थे, और आपके पास पीएनएस गाजी भी थी। आपके पास पता नहीं क्या क्या था। इंडिया ने तो तब आपकी औकात दिखा दी। तो अब तो खैर बात ही कुछ नहीं है। अब तो 48 से 72 घंटे का टोटल मामला है पूरा पीओजे के का। 48 से 72 घंटे का मामला है पूरा पीओजे के। और दूसरी बात, इंडिया ने हमेशा से ये क्लियर रखा है कि भाई हम जब वॉर करेंगे तो हमारी वॉर कोई ज़रूरी नहीं है हम जहाँ शुरू करेंगे हम उसी एरिया में करेंगे। इंडिया कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, और मैं आप सभी व्यूअर्स से कहूँगा, इस बात को मेरी आप नोट कर लीजिए और बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मुझे नहीं पता पीओके का कितना हिस्सा भारत में आएगा, लेकिन जैसे इंडिया ने पहले किया था और पाकिस्तान ने ये मिसकैलकुलेशन पहले भी की थी कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, बट इंडिया कर गया था। ठीक है, उस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो एरियाज बाद में वापस कर दिए। लेकिन सिंध का, थरपारकर का, ये जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये थरपारकर हो गया, गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे बहुत सारे, और पंजाब के बहुत सारे इस तरह के एरियाज इंटरनेशनल बॉर्डर के जो प्लेन्स हैं, वो फिर कितने दर्जनों किलोमीटर इंडिया उसमें घुसेगा और कितना एरिया कैप्चर करेगा आपको नहीं पता। और ये जो बार बार बोलते हैं ना कि जी हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस करके अगर एरियाज कैप्चर कर भी लेता है तो उन एरियाज में हम न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स चलाएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स क्या हैं? एक होता है न्यूक्लियर वेपन कि आपने गिराया, 2-4 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। एक होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, वो 2-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डैमेज करते हैं, उनका पेलोड बहुत कम होता है। अब आप सोचिए कि ये दुनिया का एक लौता मूर्खों का मुल्क है, मूर्खों का मुल्क, जो ये कहता है कि हम अपने ही मुल्क में न्यूक्लियर बम गिराएंगे। इनकी स्टेटेड पॉलिसी ये है। ये थोड़ी कहते कि हम ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के अंदर चलाएंगे, ये कभी नहीं कहते। ये कहते अगर इंडिया हमारे मुल्क के अंदर घुस गया 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो उस एरिया में हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। आप सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो ये कहता हो कि हम अपने ही मुल्क में अपनी ही आवाम के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे? कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। फिर ये क्या कहते हैं, आपने इनके एंकर्स को सुना होगा, ये बार बार आकर के ये वीलॉगर्स और इनके टीवी एंकर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया ने जो है इंडस के ऊपर और इन नदियों के ऊपर जो अगर डैम बनाया तो हम तो क्लियर बता रहे हैं कि भाई हम तो बम मार के गिरा देंगे वो डैम्स। अरे मूर्खों, अगर वो तुम डैम गिराओगे, मतलब सोचो कितने जाहिल के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हम डैम मार के गिरा देंगे, हम बम गिरा देंगे डैम के ऊपर। ए जाहिलों, अगर तुम उस डैम को गिराओगे, उसका जो पानी है वो कहाँ जाएगा? उससे जो बाढ़ आएगी, वो बाढ़ कहाँ आएगी? नोएडा में, चंडीगढ़ में, गाजियाबाद में, बनारस में, मेरठ में, कहाँ आएगी बाढ़? मतलब सोचे कितने जाहिल हैं ये। कहते हम बम मार के अपने मुल्क में बाढ़ ले आएंगे, कहते हम न्यूक्लियर वेपन अपने ही मुल्क में गिरा लेंगे। ऐसे जाहिल आपको कहीं दुनिया में मिलते हैं देखने को? लेकिन ये हैं मुजाहिद सारे। इनको बड़ी उम्मीदें थी पश्तूनों से। हर बार आप देखिए ना, 1948 में भी जब इन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को, तो वहाँ पे सारे भेजे किसको? सारे पठान भेजे, और सब वो भी सारे पश्तून, मतलब सारे कबीलों के नहीं थे। मेजॉरिटी जो थे वो अफरीदी थे, मेजॉरिटी जो थे वो अफरीदी थे। तो वो अफरीदी उन्होंने क्या किया आकर के यहाँ पे? अफरीदियों को तो खैर वहाँ पाकिस्तान में वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। आपने सुना होगा वो शाहिद अफरीदी आजकल फिर बोल रहा है, वो चाय की फ़ोटो डाल रहा है और शिखर धवन के साथ लड़ाई कर रहा है। ये शाहिद अफरीदी वो शाहिद अफरीदी है जिसने कहा था कि मेरा दादा जो है वो कश्मीर गया था जिहाद करने, और उसने स्टेटमेंट दी थी कि जी मुझे बड़ा फ़क्र है अपने दादा के ऊपर, मेरे दादा जो है वो जिहाद करने कश्मीर गया था 1948 में। अच्छा, 1948 में हुआ क्या था कश्मीर के अंदर? मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ।
ये किताब है मेजर जनरल अकबर खान की लिखी हुई है। इसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर। मेजर जनरल अकबर खान ने ये किताब लिखी है, पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने लिखा है कि जो हमने अफरीदी और वजीर, हमने जो ये पठान भेजे थे खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर में, इन्होंने कश्मीरी औरतों के बलात्कार किए, उनके जेवर लूटे, उनके घर लूटे। कहे कि यहाँ तक दरिंदगी की कि जिन औरतों के कान की बालियां वो नहीं दे रही थी, उनके कान काट के वो बालियां ले गए। ये पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल अकबर खान ने किताब लिखी है, पाकिस्तान फौज का जनरल है ये। और शाहिद अफरीदी कहता है कि मुझे फ़क्र है कि मेरा दादा जो है वो जिहाद करने 1948 में गया था। आपको ऐसे भी जाहिल दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो ये बोलते हो कि मुझे इस बात पे फ़क्र है कि मेरा दादा जो है वो एक बलात्कारी था, एक रेपिस्ट था, एक लुटेरा था। और क्यों नहीं होंगे पाकिस्तानी आवाम इस तरह से? जब आप उनको बताएंगे कि गौरी, गजनवी, अब्दाली, तैमूर ये हमारे हीरोज़ हैं, तो जैसे लुटेरे, डकैत, बलात्कारी वो थे, वैसे ही अगर हमारे हीरो ही वो हैं तो मैं भी तो वैसा ही बनूंगा। हमें पढ़ाते भाई हमारे जो हीरो थे वो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे हीरोज़ थे जो धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। हमारे हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिन्होंने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का सिद्धांत दिया। लक्ष्मण ने बोला कि सोने की लंका भी छोड़ दो, सोने की लंका भी, जो जननी जन्मभूमि यानी हमको जन्म देने वाली जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बड़ी है। सोने की लंका क्या है उसके सामने? वो आपका हीरो है। आपके हीरो कौन है? जो सोना लूटने के लिए दूसरे देशों में जाए। ये पलवशा खान, इनकी एक सेनेटर है पीपल्स पार्टी की, वो बोलती है कि जी अजान होगी राम मंदिर के ऊपर, वहाँ पे इसको दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और वहाँ से जो अजान है वो आसिम मुनीर देगा। फटी हुई थी, एक हफ्ते के बाद तो शक्ल दिखाई है उसने कल। वो भी जब हम एक हफ्ते तक उसको लानत भेज रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर लानत भेज रहे थे, उसको बोल रहे थे कि माँ का दूध पिया तो शक्ल दिखाओ। एक हफ्ते डरने के बाद उसकी इतनी हिम्मत हुई है कि निकल के वो अपनी शक्ल दिखा पाए। वो अजान देगा आकर के। तुम्हें पता नहीं है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट किसकी है? इनको अभी मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है किसकी। 150 आसिम मुनीर, वो आदमी जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, वो 150 आसिम मुनीर जो है ना, वो सुबह नाश्ते में खाता है, 1-2 नहीं 150। योगी आदित्यनाथ नाम है उसका। अपने अल्लाह से दुआ करो कि कभी उससे सामना ना हो। अभी तो मोदी जी नहीं झेले जा रहे तुमसे। वो आदमी प्रधानमंत्री जिस दिन बन गया ना, या जिस दिन तुमने वहां जाने की गलती कर दी, तुमको भी अंदाजा नहीं है। अजान का तो मुझे पता नहीं आसिम मुनीर राम मंदिर में दे पाएंगे या नहीं, लेकिन उनसे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में हनुमान चालीसा का पाठ वो आदमी करा लेगा। इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तुम लोग को अंदाजा नहीं है अभी उसका। अभी उससे पाला पड़ा नहीं ना। हमारे जो चट्टे बट्टे यहाँ रहते थे, जिनका पाला पड़ा है, उनमें से सब के सब 6 फुट नीचे जा चुके हैं, मिट्टी में मिल गए सारे। जितने ये अतीक, मुख्तार, फलाने ढिकाने जितने थे। अपने जरा तुम्हारे जो फील्ड कमांडर थे, जरा उनसे पूछो अपने ऑफिसर से उसके बारे में। और पलवशा खान के बारे में बता दूँ, पलवशा खान कौन है? ये इनकी, आप सोचिए कि अब मैं आई रियली डोंट वांट टू गेट पर्सनल, लेकिन अब ये बातें इस तरह की करते हैं ना कि इनको पर्सनल होना पड़ता है। पलवशा खान आज तक अपने पति को तो ओन कर नहीं पाई, आज तक ये तो बोल नहीं पाई कि ज़हीरुल इस्लाम जो कि ISI चीफ था, जिसने हामिद मीर को गोली मरवाई थी और जिसने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को चलता किया था, वो ज़हीरुल इस्लाम इनका पति है, आज तक पब्लिकली ओन नहीं कर पाई। ये बातें कर रही हैं कि जी आसिम मुनीर आएगा और ये करेगा। बिलावल भुट्टो के मुंह में ज़बान आ गई है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इंडस में यानी सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हारी तो औकात ये है कि तुम्हारे नाना को फौज ने मारा, तुम्हारे नाना की लाश को, नंगी लाश की तस्वीर खींची गई ये पता करने के लिए कि कहीं इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो की फौज ने खिंचवाई फोटो और ऑन द रिकॉर्ड है, बयान दिया जिस इंसान ने फोटो खींची है उसने, जिसने उसका गुसल किया था, जिसने उसकी बॉडी को नहलाया था मौत के बाद, फांसी के बाद, उसने इस बात की गवाही दी कि उसकी तस्वीर खींची गई नंगी जुल्फकार अली भुट्टो की, ये पता करने के लिए कि इसका खतना हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो की जो माँ थी वो हिंदू थी। तो ज़ियाउल हक ये उम्मीद कर रहा था कि अगर इसका खतना नहीं हुआ होगा तो उसकी तस्वीर के पैम्फलेट छपवा के पूरे पाकिस्तान में बंटवा देंगे और ये साबित कर देंगे कि इसका खतना नहीं हुआ था, तो ये तो मुसलमान भी नहीं था। उस फौज का तुम्हारे मुँह से नाम नहीं लिया गया। तुम्हारी माँ को जिस फौज ने सुसाइड बॉम्बिंग में मरवाया, उस फौज का तुम्हारे मुंह से नाम नहीं लिया गया। तुम्हारे बाप को 13 साल जेल में रखा, तुम्हारे बाप की जुबान काटी, उसका नाम नहीं लिया गया मुंह से। बातें करते हैं कि हिंदुस्तानियों का खून बहाएंगे। कहते जी हमारे यहाँ तो मीम बन रहे हिंदुस्तान हमला करेगा। यार हिंदुस्तान हमला करेगा तो हिंदुस्तान अपने हिसाब से हमला करेगा।
तुमसे पूछ के बताएगा हम लोग मीम बना रहे हैं। यार तुम्हारा पूरा का पूरा मुल्क मीम है, और एक जो सिंगल स्टार है तुम्हारे झंडे पे वो बेसिकली तुम्हारी रेटिंग है और तुम्हारे मीम्स की रेटिंग है वो। और इंडिया में भी मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी कब होगा कब होगा। देखिए परसों मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के साथ अलग से मीटिंग की, उनको बोला कि भाई आपको पूरा फ्री हैंड है, आप अपनी पॉलिसी बनाइए, आप अपने वॉर गेम्स कीजिए, आप अपनी तैयारी प्लानिंग कीजिए अपने हिसाब से, मेरी तरफ से आपका जो प्लान होगा उसको ग्रीन लाइट है, आपको मेरे से दोबारा पूछने आने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है भाई आप तैयारी कीजिए। अब वो तैयारी करेंगे, अब वो देखेंगे, जब ग्रह नक्षत्र सब अलाइन हो जाएंगे तब हो जाएगा। पुलवामा के बाद भी 2 हफ्ते बाद किया था अटैक बालाकोट, और ये कोई क्रिकेट का मैच थोड़ी है कि आज बारिश नहीं, आज बारिश हो गई तो चलो कल खेल लेंगे, अरे कल भी हो गई चलो परसों खेल लेंगे। क्रिकेट मैच नहीं है, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमला होगा 100% होगा, टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे 100% ऑक्यूपाई करेंगे। और ये जो आसिम मुनीर जो भीख मांग रहा है, कह रहा है कि जी छोड़ दे, आप आ जाए, ट्रंप आ जाए, पुतिन आ जाए, सबको पता है कि यार पिछली बार भी कोशिश की थी, ये आदमी सुनता नहीं है, उनको पता ये सुनेगा नहीं, उन्होंने आने से मना कर दिया है। और ये जो कह रहे हैं जी आप 200-400 जितने मारने उतने मार लो, बहावलपुर मुरीद के, पीओजे के, जहां मार रहा हो बताओ, हमें बताओ, हम जाकर 100-200 वहां बिठा लेते हैं, आके मार लेना। इंडिया ने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम उनको तो मारेंगे, हम तुम्हें भी मारेंगे, और वो होगा। और इनकी जो हालत खराब है वो सिर्फ इस डर से है, इनकी हमले से भी नहीं है। इनको है कि यार 2-4 यार इनके हमारे 100-150 फौजी तो वैसे भी हर महीने मर ही रहे हैं ना पाकिस्तान फौज के, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में 100-150 मर जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत इस बात से है कि इंडिया इस बार इन्वेजन के मूड में है, इस बार इंडिया टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के मूड में है। अब इन्हें समझ में ये नहीं आ रहा कि पीओके में करेंगे कि थरपारकर में करेंगे कि गुजरात के बॉर्डर पर करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रीजन पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू मेजोरिटी हैं, और वो बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं साइज में। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम कितना डिफेंड कितना कर पाएंगे। और इंडिया के पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ साइमल्टेनियसली पीओजेके में भी लड़ सकता है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, इनके बस की नहीं है। तो इनकी नींदें इसलिए उड़ी हुई हैं। और इनको जो बात मैं पहले कह रहा था कि इनको ये था कि पश्तून आएंगे कि नहीं। शेर अफजल मरवत, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान सिर्फ शेर अफजल मरवत से मिलता था और उसको ये अथॉरिटी दी हुई थी जब वो जेल गया था कि भाई यही स्टेटमेंट देगा हमारी पार्टी की तरफ से, ये जो बोलेगा वही ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट होगी पीटीआई की। शेर अफजल मरवत से पूछा कि जी अगर जंग होगी तो आप जाएंगे लड़ने हिंदुस्तान, मतलब पश्तूनों को लेकर आप जाएंगे लड़ने के लिए हिंदुस्तान से बॉर्डर पे, क्योंकि उनको आदत है ना वो 1948 वाली कि पश्तून, अच्छा सारे पश्तून अफरीदी तो नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो मैं तो लंदन चला जाऊंगा। उसने साफ कह दिया हिंदुस्तान के साथ जंग हुआ तो मैं तो लंदन चला जाऊंगा। तो कहते हैं आप मोदी से अपील करेंगे कि मोदी को थोड़ा पीछे हटना चाहिए लड़ाई झगड़े से, इस जंग से। तो कहता है मोदी क्या मेरे खालू का बेटा है कि मैं बोलूंगा और वो मान जाएगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर मरवत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अच्छा आप सोचें ये हालत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कोई पश्तून तैयार नहीं है। मंजूर पश्तीन से एक पुराना वीडियो है, खैर ये पुलवामा के टाइम का वीडियो था, उस समय मंजूर पश्तीन से भी यही बोला था। मंजूर पश्तीन ने भी इसी का जवाब दिया कि यार हम तो ऑलरेडी इतना मर चुके हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की फौज, उसने फिगर्स दिए कि हिंदुस्तान में सिविलियंस कितने मरे हैं कश्मीर में, और कहते हैं कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की फौज की सारे एंटी टेरर ऑपरेशंस मिला करके जितनी कैजुअल्टीज कश्मीरियों की हुई हैं, क्या उतने तो हमारे सिविलियंस, हमारी पाकिस्तान की फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले पे पॉइंट ब्लैंक सामने से गोली मार के मारे हैं, औरतें और बच्चे। मैं आपको वीडियो एविडेंस देता हूं, आप सुन लीजिए। अगर कल को अफगानिस्तान में कश्मीर के लिए ऐलान होता है कि जिहाद फर्ज हो गया, आप लोग जाएं, तो आप अपनी टीम को लीड करेंगे? एक तो हम पश्तूनों ने बहुत सारे जिहादों में हिस्सा लिया है और हम बहुत सारे शहीद हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ दीगर बिरादरी जो हैं वो बेचारे इस बड़ी नेमत से महरूम हो जाए। हम इसका मौका बाकी बिरादरियों को भी देंगे कि वो भी जन्नत हासिल करे, वो भी शहीद हो जाए। हम इतने जालिम कभी नहीं है कि हमेशा ये चीज अपने पास रखेंगे। ये तो सही है, ये जो जिहाद आपने बात की है, बिल्कुल हम
देखो, कश्मीर से ज्यादा बुरा हाल हमारा अपना है। कश्मीर में पिछले 15 सालों से 356 घर मिस्मार हो गए हैं। फाटा में 82,128 घर पाकिस्तानी फौज ने मिस्मार किए, जिसमें औरंगज़ई एजेंसी की डेटा नहीं है। कश्मीर में पिछले 15 सालों से 21 खवातीन और बच्चे मारे गए हैं, और फाटा में सिर्फ 2007 में महसूद इलाके में 37 छोटे बच्चे और खवातीन डायरेक्टली बंदूक से मार दिए गए हैं। कि बाकी अगर जिहाद की बात की है, हमने लड़ने के लिए 7-8 लाख फौज भी बिठाई है, उसको हम टैक्स भी देते हैं। उनके पास जंगी, हमारे साथ टैंक नहीं है, हम कबाइलियों के साथ ना जंगी जहाज हैं, फौज के साथ है। तो बहुत जबरदस्त सलाहियतें हैं इस फौज में लड़ने के। हम बिल्कुल भेजेंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बिल्कुल जाएं और लड़ें, बिल्कुल लड़े। इनकी तरबियत पूरी उम्र इसी चीज का हुआ है। अब ये कबायली गरीब बजट फौज का आएगा और जंग के लिए कबायली जाएंगे, तो ये थोड़ा वो हो जाएगा। सुना आपने, कह रहा है, कहता है इससे ज्यादा हमारे अपने खुद मारते हैं। हमारे यहाँ तो पॉइंट ब्लैंक एक जिले में मारते हैं जितना वहां पूरा कश्मीर में मरे हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस में। आप सोचें, कोई नहीं है। बहुत सारी कैजुअलिटीज। मैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो गई है। कल का जो वीडियो आएगा, कल के वीडियो में आपको कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ रिकॉर्ड्स दूंगा कि पश्तूनों ने और बलोचों ने किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाया है अपने अपने इलाकों में, और बहुत सारे फौजी और बहुत सारे पुलिस वालों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उन सब के नाम, उनकी तस्वीरें, उनके गांव, उनके घर, सारी चीज़ें हम लेकर के कल आएंगे। आप सभी से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपके अलावा ये चैनल सस्टेन करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से ऐड लेकर के चलाना या किसी पार्टी से या किसी संस्था से पैसे ले लेना वो बड़ा आसान है, लेकिन फिर आप ज़रूरत पड़ने पे क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते और फिर आपको प्रोग्राम्स उनके हिसाब से करने पड़ते। आप फिर आपकी न्यूट्रलिटी, फिर ये चैनल फिर जैसे सारे चैनल्स हैं उसी तरह का एक चैनल बन के रह जाएगा जहाँ पे व्यूज़ ही मैटर करते हैं, सब्सटेंस और कंटेंट मैटर नहीं करता। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।